प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से माफी मांगी और कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। असल में कानून वापसी की घोषणा पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, जिस वजह से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति ही उलट-पुलट हो गई है, क्योंकि अब तक पंजाब से लेकर यूपी तक सारा विपक्ष किसानों के आंदोलन के दम पर सत्ता पाने की उम्मीद पाले बैठा था। लेकिन अब तक हुए चुनावी सर्वेक्षणों में ये साफ हो गया है कि न तो यूपी में ही और न ही उत्तराखंड में बीजेपी के सामने कोई चुनौती है। रही बात पंजाब की, तो बीजेपी वहां पहले से ही काफी कमजोर है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद तो किसान नेताओं से लेकर विपक्ष तक की तरफ से ऐसे बयानों की झड़ी लग गई। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानून वापसी पर कहा कि चुनावों में हर तरफ से हार के डर की वजह से सरकार ने कानूनों को वापस लिया। मायावती से लेकर तमाम विपक्षी दलों और नेताओं की प्रतिक्रिया इसी लाइन पर होनी है। पीएम मोदी के कानून वापसी की घोषणा के बाद एक तरह से राकेश टिकैत जैसे नेताओं की दुकान बंद होने की नौबत आ गई। इसी वजह से राकेश टिकैत ने कहा कि वे तो संसद से कानून के रद्द होने तक आंदोलन करेंगे। लेकिन बंगाल में एक भी सीट नहीं जीतने वाली सीपीएम के नेता हन्नान मोल्ला ने एक नई लाइन दे दी। मोल्ला ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यह सब कहते हुए मोल्ला ने यह नहीं बताया कि जब सीपीएम मनमोहन सिंह की सरकार को चलवा रही थी तब एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनवाया गया। तब तो सीपीएम ही क्या, सभी कम्युनिस्ट पार्टियां किनारे से सत्ता का मजा ले रही थी और उसी का नतीजा ये हुआ कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का सफाया हो गया और पूरे देश में वामपंथी पार्टियां अप्रासंगिक हो गईं। मतलब ये कि किसान नेताओं को लगा कि जब ये हुआ तो वह भी हो जाएगा। लेकिन असल में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों की फंडिंग से चलने वाले इस आंदोलन को चुनावों तक तो जारी रखना ही होगा। ये किसान नेताओं और कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों की इच्छा है। इसलिए जिस कानून वापसी के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था वह चुनावों तक जारी रहेगा, क्योंकि कानून तो खत्म हो गया लेकिन सियासत बाकी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। गुलाम नबी आजाद के समर्थक पूर्व मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने थोक के भाव में इस्तीफा देकर सोनिया गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। इतना ही नहीं, कठुआ की गुलाम नबी आजाद की रैली के बाद तो सोनिया गांधी को यह समझ में आ ही गया कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह बनने वाले हैं। बस फिर क्या था, तत्काल फैसला हुआ और गुलाम नबी आजाद को पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इतना करने भर से न तो कांग्रेस की मुसीबतें खत्म होने वाली हैं और न ही जम्मू कश्मीर में पार्टी को टूटने से रोकने वाली है। कठुआ रैली में नेताओं ने साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग कर डाली और इसी सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्य की जनता जो कहेगी वे उसी काम को करेंगे। मतलब कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को इस बात के संकेत दे दिए, अब दिल्ली की मनमानी नहीं चलेगी। माना जा रहा है कि गांधी वाड्रा परिवार के साथ जारी तनातनी का अंत कश्मीर घाटी में एक नई सियासी पार्टी के उदय से होगा, जिसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद करेंगे। गुलाम नबी आजाद ग्रुप 23 के नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी में व्यापक फेरबदल के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। ग्रुप 23 के नेताओं में से जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए। अब अपमान और उपेक्षा की वजह से गुलाम नबी आजाद भी अलग रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि आजाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते पर चलेंगे, नई पार्टी और नया गठबंधन। वैसे भी जम्मू कश्मीर में चुनाव परिसीमन के बाद होने हैं और बदले हुए सियासी हालात में वहां की पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का दांव सही बैठ सकता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 3 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस में अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। बताया ये जा रहा है कि ये नेता आजाद के करीबी हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान पर बात अनसुनी करने का भी आरोप लगाया। हालांकि आजाद ने इस मुद्दे की जानकारी होने से इनकार कर दिया। रैली के बाद जब आजाद से पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं वही करूंगा जो जम्मू कश्मीर के लोग राज्य की बेहतरी के लिए मुझसे करवाना चाहते हैं। इस्तीफा देने वाले जो नेता आजाद की रैली में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ गुलाम नबी आजाद पसंद हैं, न कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर।
पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि मीर हमें मंजूर नहीं। शर्मा भी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नेताओं के इस्तीफे के बारे में अखबारों से जानकारी मिली, मुझसे किसी ने सलाह नहीं ली, मैं इन इस्तीफों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आजाद ने कहा कि मैंने नाराज नेताओं से बात भी नहीं की क्योंकि यह उनका निजी विचार है। मेरे लिए सभी बराबर हैं, मैं किसी एक या दूसरी टीम के साथ नहीं हूँ। वहीं प्रदेश कांग्रेस में उनके करीबियों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर आजाद ने कहा कि नेताओं को शिकायतें हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया और इससे देश की सियासत की तस्वीर बदलती दिखने लगी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की हरकतों के बावजूद सत्ता वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के हाथों से तो जैसे तोते उड़ने लगे, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी का सबसे ज्यादा असर पंजाब और यूपी में ही दिखेगा। खासतौर पर कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले अमरिंदर सिंह के लिए भी ये फैसला एक बड़ी खबर की तरह है, जो अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने पंजाब में बीजेपी के साथ तालमेल से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि खुलकर कहा था कि वो बीजेपी के साथ तालमेल पर विचार करेंगे। अब जबकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, तो अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब की राजनीति में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाना आसान हो गया है, क्योंकि अमरिंदर सिंह सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अमित शाह से कृषि कानूनों के बारे में ही बात की थी। कैप्टन लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई मौकों पर मुलाकात की थी। अमरिंदर सिंह ने जब कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी का ऐलान किया था, तभी उन्होंने बीजेपी के साथ तालमेल के संकेत दिए थे और इसकी झलक अमरिंदर सिंह के ट्वीट में भी झलकती है। पीएम के ऐलान के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ग्रेट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने हर एक पंजाबी की मांग को स्वीकार किया और गुरु नानक जयंती के मौके पर कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया। मैं आश्वस्त हूं कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर काम करना जारी रखेगी। इस ट्वीट में अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया। हालांकि पंजाब चुनाव में कृषि कानूनों की वापसी से सिर्फ अमरिंदर सिंह के लिए ही आसानी नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी के लिए भी चीजें आसान होती दिख रही हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ा था और विरोध में सड़कों पर उतरे थे। लंबे समय से अकाली दल पंजाब में बीजेपी की बड़ी सहयोगी पार्टी रही है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए और पंजाब में बीजेपी को एक सहयोगी की जरूरत थी। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों के प्रदर्शन बीजेपी की सियासत में सबसे बड़ा रोड़ा लगे रहे थे। अब जबकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो गया है, बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से ठोक सकती है। कृषि कानूनों पर पीएम के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा सहित तमाम किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानूनों को संसद में रद्द किए जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से हर ओर से सबने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, उससे साफ है कि बीजेपी के लिए चीजें आसान हुई हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी ने पंजाब के राजनीति खेल में वापसी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से पूरे देश को चौंकाते ही रहे हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के मौके पर कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके उन्होंने न सिर्फ पंजाब को एक बड़ा तोहफा दिया, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ की गई पीएम मोदी की कानून वापसी की घोषणा को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा टाइप नेताओं को ये लगा कि विधानसभा चुनावों में हार के डर से पीएम मोदी ने कानून रद्द करने का ऐलान किया, तो राकेश टिकैत टाइप किसान नेताओं को ये लगने लगा कि अरे हमने पीएम मोदी को कानून वापस लेने के लिए विवश कर दिया। लेकिन कानून वापसी की वजह न तो चुनावी हार का डर है और न ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे लोगों का और किसान आंदोलन के नाम पर हिंसक कार्रवाई किए जाने वालों की वजह से, बल्कि इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। 26 जनवरी 2021 को लाल किला सहित दिल्ली के कई इलाकों में क्या हुआ? 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस गई, लाल किले पर हमला कर तिरंगे का अपमान किया और दूसरा झंडा लगा दिया। सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। लगभग 300 पुलिस कर्मचारी घायल हुए, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। हालांकि उस समय सरकार प्रतिक्रियाहीन रही। कुछ किसान नेता हिंसा के आरोप में गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन शायद ही भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग किया गया।
राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग इस पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड्स तो खुले ही घूमते रहे। 1 वर्ष तक चले किसान आंदोलन और इस दौरान हुई हिंसा में कई आम नागरिकों को भी शिकार बनाया गया। अब कानून वापस लिए जाने के बावजूद राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं लिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि जब इस बिल को पास किया गया था तब और अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि किसानों के फायदे के लिए इन कृषि कानूनों को लाया गया था, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इसे वापस लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इन्हें वापस लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को चुना है, शांति को चुना है। 2 खराब स्थितियों के बीच निर्णय लेना था, कानून वापस लेकर खालिस्तानी ताकतों को कमजोर करना या फिर कानूनों को वापस लेकर कमजोर दिखना। सरकार ने कदम वापस लेना उचित समझा ताकि अलगाववादी ताकतें इसके सहारे खुद को पुनर्जीवित न कर सके। इनपुट्स थे कि खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं। खुफिया एजेंसीज का इनपुट था कि खालिस्तानी और आईएसआई मिलकर इस मुद्दे को हवा दे रहे थे ताकि भारत में आंतरिक अराजकता फैलाई जा सके। स्थिति हाथ से बाहर निकलती ही जा रही थी क्योंकि पंजाब में युवकों को कट्टरवादी बनाया जा रहा था और उनके मन में इन कानूनों को लेकर दुष्प्रचार कर गलत सूचनाएं भरी जा रही थीं। खालिस्तान समर्थक पन्नू और आईएसआई खालिस्तानी आंदोलन को पुनर्जीवित करने में लगे हुए थे। ये एक कठिन निर्णय था, लेकिन इसका लिया जाना जरूरी भी था। कई राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उस प्रदर्शन में घुसपैठ की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात भी की थी। इसके बाद अजीत डोभाल खुद वापस जाकर गृह मंत्री से मिले थे। बाद में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया और ये सारी चीजें उसी दिशा की ओर इशारा कर रही थीं, जहां इन किसान आंदोलनों में घुसपैठ करने वाले लोगों का मुख्य एजेंडा देश को अस्थिर करने का था। पन्नू और धालीवाल जैसे लोगों ने खालिस्तान और भारत को खंडित करने की बात करना शुरू कर दिया था। ये सब लोगों को न केवल पीएम के विरुद्ध भड़का रहे थे, बल्कि भारत को लेकर भी यही कह रहे थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके किसान आंदोलन के नाम पर की जा रही सियासत का खात्मा कर दिया। इससे बिलबिलाई विपक्षी पार्टियों और किसान नेताओं की वो जमीन ही छिन गई जिसके सहारे वो सत्ता की खेती करना चाह रहे थे। आनन फानन में एमएसपी का मुद्दा कम्युनिस्टों की तरफ से उछाला गया। जिस हन्नान मोल्ला ने एमएसपी पर फैसला हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही, वो सीपीएम से सांसद रह चुके हैं, लेकिन आजकल वे किसान नेता के वेश में आंदोलन कर रहे हैं। जब एक ने कहा तो टिकैत से लेकर सारे धंधेबाज किसान नेताओं ने सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन पीएम मोदी को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। आंदोलन जीवी एमएसपी को लेकर अगला खेल कर सकते हैं और इसी वजह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कमेटी एमएसपी सहित किन मुद्दों पर रिपोर्ट दे सकती है। जानकारों का कहना है कि पहली बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल बनाना बेहद मुश्किल काम है। वजह ये कि सरकार किसानों के सारे उत्पाद को खरीद नहीं सकती। हर प्रकार की फसलों की खरीद के लिए प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की जरूरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, मजबूत खरीद नीति और संबंधित रखरखाव संबंधी सुविधा के बिना असफल होने को बाध्य है। ऐसे में कमेटी को एमएसपी के साथ इस संबंध में उचित समाधान ढूंढना होगा। कमेटी इस ओर भी ध्यान दे सकती है। माना जा रहा है कि कमेटी ये तय कर सकती है कि फसलों को कौन खरीदे। चूँकि सरकार सभी फसलें नहीं खरीद सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्हें खरीदना होगा। लिहाजा फसलों की कैसी ब्रांडिंग हो या उसकी खरीद के मूल्य के मापदंड तय होने चाहिए। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लीगल क्राइटेरिया भी तय होने चाहिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर कमेटी को देखना होगा। दरअसल जीरो बजट प्राकृतिक खेती करने का एक तरीका है जिसमें बिना किसी लागत की खेती की जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक खेती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बाहर से किसी भी उत्पाद का कृषि में निवेश को खारिज करता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह किसानों के लिए भी ये फायदेमंद है और उपज के दामों में अच्छा खासा फायदा प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को मिलेगा ही। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम स्कीम को भी पूरी तरह से जोड़ना होगा।
एमएसपी के कैलकुलेशन के मापदंड तय होने चाहिए। माना जाता है कि कृषि एक जोखिम भरा सेक्टर है, क्योंकि इसमें मौसमी आपदाओं के चलते किसानों की फसल खराब हो ही जाती है। ऐसे में किसानों को वेदर फोरकास्ट की ज्यादा जानकारी देने की भी जरूरत है। फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में कमेटी इस ओर भी ध्यान दे सकती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकल गया तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक उछलने लगे। सिद्धू को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सारा खेल बिगड़ गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांग ली तो उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर जिस पंजाब में हुआ, वहां के नेताओं ने तो फैसले का स्वागत किया, लेकिन जिस यूपी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दिखा, वहां अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा का उछलना तो यही बताता है कि उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। किसानों के नाम पर सियासत का खेल कर रहे राकेश टिकैत भी पश्चिमी यूपी के हैं, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी के फैसले के बाद आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। अगर मगर कर रहे राकेश टिकैत का संजय राउत ने करारा जवाब दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने राकेश टिकैत को कहा कि उन्हें पीएम मोदी की बात पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है, आप उनके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी ने हमारी बात मान ली है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संजय राउत ने आगे कहा, विपक्षी दलों के इस मुद्दे पर जो एकता रही वह आने वाले दिनों में गुल खिलाएगी। लखीमपुर खीरी में कुचल दिया गया, लेकिन किसान डटे रहे। अब सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। राकेश टिकैत के अब भी आंदोलन जारी रखने के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर विश्वास करना चाहिए। वापसी की बात तो अब औपचारिकता ही रह गई है। ये पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। इससे पहले केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना पड़ा था।